दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग मॉडल पेपर 2 का वर्णनात्मक फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि वर्णनात्मक फर्स्ट में जो क्वेश्चन आते हैं 8 क्वेश्चनों को जिनका उत्तर 80 शब्दों में देना होता है, उन प्रश्नों को आज हम देखेंगे। उसका उत्तर समझना, लिखना या समझने का प्रयास करेंगे। तो हम समय न गंवाते हुए पहला प्रश्न शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अर्थात यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास किस प्रकार से हुआ और उस राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति ने क्या भूमिका अदा किया, इसको उदाहरण सहित आपको अधिकतम 80 शब्दों में उत्तर लिखना है। हमने जो उत्तर लिखने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है, वो 80 से कम लगभग 70 से 80 शब्द के बीच में उत्तर को लिखा है और समझाने का प्रयास किया है। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद की विचारधारा थी या राष्ट्रवाद का विकास हुआ, उसमें फ्रांसीसी कलाकार विद्वान फ्रेडरिक सावियो फ्रेडरिक सावियो का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है, जिन्होंने 1848 में यूटोपिया नामक एक पुस्तक लिखा था, जिसमें राष्ट्रवाद या राष्ट्र की विचारधारा से संबंधित अनेक चित्र बनाए थे। उन चित्रों में स्त्री पुरुष द्वारा स्वतंत्रता की वंदना, स्त्री पुरुष द्वारा स्वतंत्रता की वंदना, दूसरा चित्र हाथों में मशाल, और अगला था मानव के अधिकारों की घोषणा, मानव के अधिकारों की घोषणा। इन चित्रों का विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों के उदय में सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जो राष्ट्र के विचारधारा को आगे बढ़ाने में सहयोग किया। दूसरा विद्वान या कलाकार थे
जर्मनी के कार्ल कैस्पर फ्रीज जिन्होंने स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण का चित्र बनाया था, चित्रण किया था। तीसरे कलाकार या विद्वान थे जो फ्रांस के थे, डेला क्रोआ। फ्रांस के विद्वान डेला क्रोआ, ये एक रूमानी चित्रकार थे, जिन्होंने बच्चों और महिलाओं की पीड़ा से संबंधित चित्र बनाया था, जिसका प्रभाव समाज में बदलाव या क्रांति के रूप में पड़ा, जो राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। अब हम, ये था महत्वपूर्ण जिन्होंने राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में सहयोग किया, उनके विषय में 80 शब्दों में उत्तर। अब आपको हम दिखा भी दे रहे हैं, आपको लिखना क्या है आप पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं, इसका उत्तर जो है मैंने कॉपी पे लिख करके आपको दिखाने का प्रयास किया है। आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए, और इससे परफेक्ट उत्तर आपको कहीं मिलेगा नहीं। आप एग्जाम के दृष्टि से पढ़ लीजिए या अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, कहीं भी रहिए इसको पढ़ते रहिए। इतना स्पष्ट उत्तर किसी भी बुक कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। अब हम पहले क्वेश्चन का अथवा यानी कि दूसरे क्वेश्चन पे चल रहे हैं और उसको देखेंगे कि क्या पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, इतिहास की फर्स्ट का अथवा। अगर पहला क्वेश्चन आप नहीं लिखना चाहते हैं तो इसका अथवा आपको लिखना चाहिए, जिसको हम स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। इतिहास की पुनर्व्याख्या, इतिहास की पुनर्व्याख्या
व्याख्या किस प्रकार भारत में किस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद की भावना राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने में महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुआ। ये है प्रश्न कि इतिहास की पुनर्व्याख्या किस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने में महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुआ। तो आपको बता दें, इतिहास की पुनर्व्याख्या का मतलब यह होता है कि इतिहास को पुनः लिखा जाना, अपने संस्कृति को पुनः जो है पुनर्जीवित करना, या किसी के मन में किसी के प्रति गलत दुर्भावना भर गई हो तो अपनी अच्छाइयों को बताना या अपने ज्ञान और नए खोजों द्वारा अपनी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण सभ्यता और संस्कृति को, साहित्य को बताते हुए समझाना कि आप के मन में जो गलतफहमी है वह ठीक नहीं है। तो हम चल रहे हैं इतिहास की पुनर्व्याख्या। अंग्रेज लोग यह मानते थे कि भारत के लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, वो अपने ऊपर या अपने देश के ऊपर शासन नहीं कर सकते, वो शासन योग्य नहीं है। तो यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है। वो कहे कि जो हमारी सभ्यता है वह बहुत ही उज्जवल और महत्वपूर्ण है, जिसकी व्याख्या या लिखने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण और महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में तथा दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में अपनी प्राचीन संस्कृति और ज्ञान को पुनः लिखने का प्रयास किया और दिखाया कि जो हमारी सभ्यता है वह बहुत ही नॉलेजफुल है, इसलिए हम कोई भी काम कर सकते हैं। आप ज़्यादा दिन तक इस देश को गुलाम नहीं रख सकते। हम स्वयं अपना संविधान लिखेंगे, अपना इतिहास लिखेंगे और यहाँ पे शासन करेंगे। तो इस बात को लाल नेहरू ने इंडिया में, और सबसे महत्वपूर्ण काम बंगाल की एक संस्था थी, बंगाल में एशियाटिक
एशियाटिक सोसाइटी सोसाइटी ऑफ बंगाल इस इसकी स्थापना भी ब्रिटिश विद्वानों ने ही किया था और यह प्राचीन ग्रंथों को जो संस्कृत में थे, फारसी में थे, उनको अंग्रेजी और हिंदी में रूपांतरित करके पूरे विश्व में जो है उपलब्ध कराया और साहित्य को बांटा, भारतीय संस्कृति को समझने, पढ़ने का और प्रचारित करने का काम किया, जिससे भारत में राष्ट्रवाद का या राष्ट्र की भावना का विकास हुआ, जिसका उत्तर हमने कॉपी पे भी लिखा है और आप इसका उत्तर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि आप किताब में 80 शब्दों में या इससे कम शब्दों में उत्तर आप नहीं मिल सकता है, नहीं पा सकते हैं। हमने कॉपी पे लिख करके दिखाने का प्रयास किया है। आप इसका उत्तर परीक्षा में कितना लिखना है वही चीज हमने लिखा है, जिससे टाइम मैनेज हो जाए। जानकारी बहुत अधिक होना अलग बात है, लेकिन परीक्षा में कितना लिखना है, क्या लिखना है, यह जानना महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं हमने 80 शब्द या उससे 2-4 कम शब्दों में 70-75 शब्दों में लिखने का प्रयास किया है, बहुत सरल भाषा में। अब हम अगले प्रश्न अर्थात ये दोनों प्रश्न इतिहास से संबंधित थे। इसके बाद अब नागरिक जीवन या नागरिक शास्त्र से संबंधित जो है प्रश्न आएंगे, जो क्वेश्चन संख्या 2 होगा। दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सत्ता के क्षैतिज वितरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सत्ता के क्षैतिज वितरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तथा भारत के संदर्भ में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। भारत के संदर्भ में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो सबसे पहले उत्तर लिखेंगे सत्ता का क्षैतिज वितरण का अर्थ। सत्ता के हम कर दे रहे हैं सत्ता के क्षैतिज वितरण का अर्थ। ये वाक्य आपका सही है। तो आपको बता दें कि सत्ता के क्षैतिज वितरण का क्या अर्थ है। किसी भी देश में शासन के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन्हीं
कि जो संवैधानिक अधिकार की व्यवस्था होती है या बटा होता है, बराबर बराबर दिया जाता है, उसे ही सत्ता के क्षैतिज वितरण का अर्थ समझा जाता है। अब हम आपको जब शासन के विभिन्न अंग मतलब विधायिका जो पार्लियामेंट या संसद होती है, कार्यपालिका जो सरकार होता है, और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन जो संवैधानिक अधिकार की व्यवस्था होता है, जो उसकी बांटने की व्यवस्था है, जो प्रक्रिया है, उसको सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। तो तीन होते हैं। पहला है विधायिका। विधायिका यह जो है कानून बनाने का काम करता है, कानून बनाने का काम और इसे ही संसद भी कहते हैं, संसद। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका यह सरकार होती है, इसको भी जो है काम करने का अधिकार प्राप्त होता है, काम का अधिकार, कार्य का अधिकार। और तीसरा है न्यायपालिका जो संविधान की रक्षा करती है, न्यायपालिका। यह जो है संवैधानिक या संविधान या कानून के तहत न्याय करने का काम करता है, न्याय करने का काम करता है। इसी की व्यवस्था या बंटवारे को क्या कहते हैं? सत्ता का क्षैतिज वितरण करते हैं। अब आप इसको एक उदाहरण की भारत के संदर्भ में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो भारत के संदर्भ में इसका उदाहरण यह है कि भारत का जो संविधान है, उस संविधान को या शासन के जो अंग हैं, जैसे पार्लियामेंट या विधायिका, कार्यपालिका, इन तीनों या न्यायपालिका, इन तीनों को एक बराबर बैठा दिया जाए तो अलग अलग इनके काम या संवैधानिक अधिकार दे दिए गए हैं। संसद कानून बनाती है, कार्यपालिका या सरकार उन कानूनों को लागू करती है, कार्य करती है और जनता से जो है मानने के लिए काम करती है। न्यायपालिका क्या करती है कि जो कानून है या जो संविधान है उसके तहत काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह देखने का काम करती है। तो भारत के संदर्भ में सत्ता का जो क्षैतिज वितरण है एकदम जो है सटीक बैठता है। यह अच्छा उदाहरण है। अब आप इसको आप देख सकते हैं, काफी में भी 70 से 80 शब्दों में लिखने का प्रयास किया है। आप इसे पढ़ करके सेव कर लीजिए और कहीं भी रास्ते चलते हुए, ट्रेन में यात्रा करते हुए, अगर आप घर में बैठे हैं तो इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं। 2 से 2.5 मिनट आपको इसे समझने में, पढ़ने में लगेगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, अगला है 2 का अथमा।
अथवा। यदि आप क्वेश्चन संख्या 2 नहीं करते हैं तो उसका अथवा कर दीजिए। ये भी बहुत इजी है। इजी इसलिए है कि हमने जो है 80 शब्द से कम में लिखने का, समझाने का प्रयास किया है। क्वेश्चन है युक्ति परक। युक्ति परक ये संविधान या नागरिक जीवन का प्रश्न है। युक्ति परक एवं नैतिक नैतिक तर्क में अंतर बताइए। तर्क में अंतर बताइए। तो उत्तर में सबसे पहले लिखेंगे युक्ति परक का अर्थ। युक्ति परक का अर्थ, और उसके बाद से तब लिखेंगे नैतिक तर्क का अर्थ। हाँ, तो देखिए, लोकतंत्र में जो सत्ता में भागीदारी है, जो उसका कारण है, वह 2 कारणों पे टिका हुआ है। पहला कारण है युक्ति परक और दूसरा कारण है नैतिक तर्क। अब युक्ति परक का अर्थ होता है समझदारी से लिया गया फैसला। समझदारी से लिया गया फैसला या डिसीजन। फैसला। और नैतिक तर्क का अर्थ होता है अपने हृदय या दिल, अपने दिल, जिसको आप हृदय भी कहते हैं, हृदय से लिया गया फैसला, से लिया गया फैसला। अब दोनों में क्या अंतर है? समझदारी से फैसला का अर्थ यह होता है कि भारत में चूंकि विविधता है, बड़ा देश है, शासन में सबको हिस्सेदारी चाहिए, तो ऐसी संवैधानिक व्यवस्था किया गया है कि आप या जो विभिन्न समुदाय हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, महिला वर्ग, इनमें आपस में संघर्ष न फैले, इसलिए स्थानीय स्तर पे या अब तो लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था भी हो गई है महिलाओं के लिए। तो इससे क्या होगा कि यह एक समझदारीपूर्ण फैसला है जिससे आपस में संघर्ष नहीं होगा और सबकी भागीदारी जो है शासन सत्ता में बनी रहेगी। दूसरा है कि नैतिक तर्क। आप सरकार यह चाहती है कि आप जब लोकतंत्र में भाग लें, चुनाव जब हो, तो अपने हृदय से, अपने दिल से, अपने जो है बुद्धि विवेक से सोच करके जहां आपका दिल कहता है, हृदय कहता है, मन गवाही देता है, वहीं पे आप वोट करें और सरकार बनाने में या सरकार गिराने में आपका स्वयं का निर्णय हो,
किसी दूसरे के बहकावे में आकर के आपको जो है कोई गलत फैसला न लें, किसी लालच में जो है आप फैसला न ले, अपने मन से फैसला लें। तो आपको हम पढ़ दे रहे हैं कि इसका क्या सही उत्तर होगा। ये तो अर्थ तो यही है। अब आपको 70 या 80 शब्द में लिखना है। तो लोकतंत्र में सत्ता की सहभागिता के दो कारण हैं, युक्तिपरक और नैतिक तर्क, जिसका अर्थ निम्नलिखित है। युक्तिपरक का अर्थ है समझदारी से लिया गया फैसला। भारत में अनेक सामाजिक समूह विद्यमान हैं जो धर्म, जातियों और लिंग, भाषा आदि पर अलग अलग विभाजित हैं। चूंकि सबकी हिस्सेदारी चाहिए, इसलिए संघर्ष या तनाव कम से कम हो या उत्पन्न हो ही न, इसके लिए समझदारीपूर्ण या युक्तिपूर्ण फैसला लिया जाता है, जो लोकतंत्र को विकसित या आगे बढ़ाने का काम करता है। जबकि नैतिक तर्क का अर्थ है अपने दिल या हृदय से लिया गया फैसला, अर्थात इसका मतलब यह है कि सरकार, देश की जनता, उनके प्रतिनिधियों से यह चाहती है कि जो सरकार काम कर रही है, जो नीति का निर्धारण कर रही है, उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं हैं। आप अपने दिल, दिमाग और हृदय से उन कानूनों, उन नीतियों को सपोर्ट कीजिए या बताइए कि क्या गलत है या क्या सही है। अब आप देख सकते हैं बस आज इतना ही। कल पुनः आपको इसके आगे तीसरा और चौथा क्वेश्चन बताने का, समझाने का, लिखने का प्रयास करूंगा, जो आपके लिए अति आवश्यक ही नहीं, जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे आप यदि लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में तो आपको अधिक से अधिक अंक मिलेंगे। धन्यवाद।